दोस्तों नीकू की शादी होने को थी। अब उसकी शादी होने में बस कुछ ही दिन बचे थे, मगर एक रात जिसने नीकू को हिलाकर रख दिया, या फिर यूं कहें कि नीकू की जिंदगी में एक नए मोड़ को अंजाम दिया। नीकू की शादी तकरीबन 1 महीने बाद ही होने वाली थी। इससे पहले वो अपनी बुआ के यहाँ गया हुआ था, लेकिन किसी जरूरी काम के चलते ना चाहते हुए भी नीकू को अपने गांव के लिए निकलना पड़ा। रात होने को आई थी और नीकू अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए बुआ के गांव से निकल पड़ा। रास्ता काफी वीरान नजर आ रहा था, मगर नीकू को कहां इन चीजों से कोई मतलब था। वो तो बस आराम से ड्राइव करते हुए बाइक को अच्छी खासी रफ्तार में दौड़ाई जा रहा था। नीकू ने अपने कान में हेडफोन डाल रखा था और म्यूजिक की आवाज काफी स्पीड से उसे सुनाई दे रही थी। और इतने में ही नीकू की नजर सामने की तरफ से गुजरने वाली एक महिला पर पड़ी, जिसके शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। नीकू एक पल के लिए डर सा गया और वहीं पर रुक गया, क्योंकि उस अंधेरी रात में एक महिला को बिना कपड़े में देखना सच में रूह कपकपा देने में कायम थी। नीकू भी समझ चुका था कि इस सड़क पर कुछ भी सही नहीं है। उसने अपनी बाइक को वहीं रोक लिया और फिर सड़क के बगल में खड़ा होकर किसी दूसरी गाड़ी के गुजरने का अब वो इंतजार करने लगा। काफी देर तक नीकू उसी जगह पर खड़ा रहा और थोड़ी देर के बाद ही एक कार वहां से गुजर गई। गाड़ी के गुजरने के बाद नीकू अपनी बाइक पर सवार हुआ और बाइक के गियर डालते हुए झट से वहां से निकलने लगा। उसकी आंखें अभी भी उसी गाड़ी पर टिकी हुई थी जो उसके सामने से गुजर रही थी। और फिर अचानक ही वो गाड़ी एकदम से हवा में उछल गई और पलटी खाने की वजह से वो खंडर बन गई। ये दृश्य देखने में बड़ा ही डरावना था। नीकू की हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर उस गाड़ी तक पहुंच सके। वो उसी समय पुलिस को कॉल करने लगा, मगर उसका फोन नेटवर्क एरर बता रहा था, जो एक और प्रॉब्लम थी। खैर बाद में जब नीकू की नजर उस गाड़ी की तरफ गई तो उसका दिल दहल उठा। उसने अपनी जिंदगी में इससे खौफनाक नजारा आज तक नहीं देखा था। जिस दृश्य को देखकर वो पूरा हिल गया, क्योंकि उसने पाया कि वो बिना कपड़ों वाली महिला उस गाड़ी के ड्राइवर की टांग पकड़ते हुए उसे जंगल झाड़ियों की तरफ घसीट रही थी। और पता नहीं उस ड्राइवर का क्या हाल होने वाला था। अब जो भी हो, नीकू जान चुका था कि वो महिला जरूर किसी डायन का रूप है, और इसके बावजूद भी वो अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। वो उसी सड़क के बगल में खड़ा रहा और वहीं खड़ा होकर किसी दूसरी और गाड़ी के गुजरने का वो इंतजार करने लगा, क्योंकि वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि अगर उसने यहाँ से निकलने की हिम्मत जुटाई तो उसका भी वही हाल होगा जो उस गाड़ी के ड्राइवर का हुआ था। नीकू अभी भी सड़क के बगल में खड़ा रहा। वो अभी भी उस गाड़ी को घूर रहा था जिस गाड़ी का कुछ देर पहले एक बड़ा और भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। और तभी उसके पीछे से पायलों की आवाज उसे सुनाई देने लगी। इन आवाजों को सुनते ही उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। नीकू ना चाहते हुए भी अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमाने लगा। उसके लिए हर एक सेकंड खौफ की आंधी के रूप में मान्य हो रही थी। वो हर हालत में वहां से निकलना चाहता था। और फिर नीकू पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि वही नग्न अवस्था में घूमने वाली औरत थी जो कुछ देर पहले उस ड्राइवर को घसीटते हुए जंगल में लेकर गई थी। उस हाईवे के आजू बाजू में काफी सारे घर बने हुए थे, लेकिन उससे पहले नीकू की नजर एक काले कलर के बोर्ड पर पड़ी जिसके ऊपर लिखा हुआ था माया नगरी। ये नाम देखते ही नीकू का माइंड अजीबोगरीब सवालों में पड़ गया, क्योंकि उसने पहली बार कुछ इस तरीके का गांव देखा था जो माया नगर के नाम से प्रसिद्ध था। उसके मन में काफी विचार थे और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माया नगर कौन सा गांव है। खैर इस समय जब उसने उस औरत को अपने ओर आता हुआ देखा तो वो भागते हुए एक घर की तरफ दौड़ पड़ा। उस घर के बगल में एक बड़ा सा बगीचा बना हुआ था। बगीचे में जाने की बजाय उसने उस घर के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाजा खटखटाने के कुछ देर बाद ही एक औरत उस घर के दरवाजे के पास पहुंची। उस औरत के पीछे एक बूढ़ा आदमी भी था। वो दोनों नीकू को घर के अंदर बुलाने लगे। उस समय नीकू ये ध्यान दिए बिना ही उस घर के अंदर पहुंच गया कि घर के अंदर का माहौल किस तरीके का होगा और ये माया नगरी आखिर माया नगरी के नाम से ही क्यों प्रसिद्ध है। नीकू पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था और तभी उस बूढ़ी औरत ने पूछते हुए कहा, अरे बेटा इतने डरे हुए क्यों हो? तो नीकू ने पूरी बात बताई।
नीकू की बात सुनने के बाद वो औरत बोल पड़ी, बेटा जिस औरत की तुम बात कर रहे हो असल में वो कोई औरत नहीं है बल्कि एक डायन है और वह सड़क से यात्रा तय करने वाले लोगों को आघात पहुंचाने की कोशिश करती है। नीकू इस बात से बिल्कुल सहमत था कि वो कोई सामान्य महिला नहीं बल्कि एक भयानक डायन है, मगर अब उसे यहाँ से बचकर कैसे निकलना है वो इस बात से अनजान था। उस घर में दाखिल होने के बाद नीकू ने देखा कि वह घर पूरा लाइटों से जगमगा रहा था। चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी, लेकिन उस घर की ताजता कुछ और देखने में यह घर काफी खूबसूरत और विशालकाय लग रहा था। लेकिन उस घर की ताजता कुछ और ही थी। देखने में यह घर काफी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इसकी सच्चाई से अभी तक नीकू रूबरू नहीं था। फिर वह बूढ़ी अम्मा खाना परोसते हुए नीकू के पास पहुंच गई। उस समय नीकू के पेट में चूहे अफरा तफरी मचा रहे थे, जिस वजह से नीकू उस खाने को लेकर चुपचाप बैठ गया। अभी उसने भोजन करना स्टार्ट किया ही था कि एक हड्डी उसे उस खाने में नजर आई। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो पूरा का पूरा खाना किसी सड़े हुए मांस की तरफ बदबू मारने लगा। नीकू की उबासियां तभी नीकू की उबाकियां उठने लगी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और नीकू तुरंत ही उस कुर्सी से उठता हुआ दूसरी तरफ नीचे गिर पड़ा। और तभी वह बूढ़ी औरत अचानक ही कमरे के अंदर दाखिल हुई। वह नीकू को घूरते हुए एक मंद मंद मुस्कुराहट देते बोली, बेटा तुम गलत जगह फंस गए हो, तुम्हें पता भी है यह गांव भूतों का अड्डा माना जाता है। और तब जाकर नीकू को अपने किए पर धोखा होने लगा, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि अगर यह पूरा का पूरा गांव शैतानों का अड्डा माना जाता है तो कहीं ना कहीं इस घर का भी उस शैतानी अड्डे से कोई लेना देना होगा। या फिर ऐसा कहें कि इस घर के अंदर मौजूद सारे लोग भूत प्रेत का दूसरा रूप है। मगर इतनी जल्दी इन सब चीजों का इल्जाम लगाना भी ठीक नहीं था, जिस वजह से नीकू थोड़ी हिम्मत जुटाने लगा। और फिर वह धीमी धीमी आवाज में बोल पड़ा, क्या अभी? उसने इतना कहा ही था कि उस घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा का एक झोंका अचानक उस कमरे में प्रवेश कर गया। उस हवा की वजह से जब उस कमरे की खिड़की खुली तो नीकू झांकते हुए उस खिड़की के बाहर देखने लगा। उसने देखा कि बाहर तो जोर की आंधी और तूफान का आगमन हो चुका था, लेकिन जब उसकी नजर उस बुढ़िया पर पड़ी तो उसने पाया कि वो बुढ़िया अब वहां पर मौजूद ही नहीं थी। चारों तरफ जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था और उस घर का दरवाजा एक बार फिर खुला हुआ था। और जब वो उस दरवाजे से बाहर की तरफ देखने लगा तो उसने देखा कि बाहर की ओर तो जोरदार अंधेरा नजर आ रहा था, न ही किसी तूफान की आशंका थी। यानी कि जब वह उस खिड़की से बाहर देख रहा था तब उसे बाहर की ओर तूफानी माहौल नजर आ रहा था, लेकिन वहीं जब वह उस दरवाजे से बाहर की ओर देख रहा था तब कहीं ना कहीं बाहर का नजारा एकदम साफ दिख रहा था। यानी कि ना ही कोई तूफान था और ना ही कोई बारिश। और इतने में ही नीकू को अपने पैर के नीचे किसी चीज का आभास हुआ। और जब वो झुकते हुए नीचे देखने लगा तो उसने पाया कि एक कटा हुआ हाथ उसके पैरों के नीचे पड़ा था। ये सब देखकर तो उसकी हालत खराब होने लगी। वो झट से उस दरवाजे से बाहर निकल गया और दरवाजे से बाहर निकलने के बाद उसे यही लग रहा था कि अब वह बच निकला है, लेकिन असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। वो तुरंत उस हाईवे पर पहुंच गया और उस हाईवे पर पहुंचने के बाद उसे दूर दूर तक नग्न अवस्था में घूमने वाली औरत कहीं भी नजर ही नहीं आई। उसे कुछ राहत मिली, लेकिन ये राहत बस कुछ देर के लिए थी। उस हाईवे पर पहुंचने के बाद वो अपनी बाइक की तलाश करने लगा। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे उसकी बाइक खड़ी हुई थी, लेकिन यह भी एक अचंभित करने वाली बात थी, क्योंकि जब नीकू इस हाईवे को छोड़कर यहाँ से भाग निकला था तो उस समय उसने अपनी बाइक को वहीं सड़क के बीचों बीच छोड़ दिया था। मगर अब उसकी बाइक पेड़ के नीचे खड़ी थी। पहले तो नीकू इधर उधर देखने लगा, शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर उसकी नजर उस एक्सीडेंट हुई गाड़ी पर पड़ी तो इस पर उसने पाया कि उस गाड़ी के अगल बगल में दो लोग बैठे हुए थे, जो शायद उस गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर मायूसी साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन नीकू को अभी तक उनकी आवाज तक सुनाई नहीं दी, जिस वजह से नीकू चुपचाप उनकी तरफ चल पड़ा। और जब वो उनके पास पहुंचा तो उसका पूरा शरीर थर-थर कांप उठा, क्योंकि उसने देखा कि कुछ समय पहले जो यात्री उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, उन्हीं यात्रियों को वो चबा चबा कर खा रहे थे। और एक इंसान को खौफ में डालने के लिए इतना काफी होता है।
रात के तकरीबन 1 बज चुके थे। अब जाकर उन ठंडी ठंडी हवाओं का आगमन होने लगा जो उस घर के अंदर से दिखाई दे रही थी। यानी कि उस घर के अंदर से नीकू ने जो दृश्य देखा था वो छल कपट की शक्ति का एहसास था, क्योंकि जब नीकू के शरीर पर पानी की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी तो उसने पाया कि उसे अपने शरीर पर पानी का आभास तक नहीं हुआ। यानी कि यह सिर्फ एक छल कपट थी और सच में ये एक माया नगरी थी जहां से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल था। और तो उस हाईवे के ऊपर से कोई गाड़ी तक नहीं गुजर रही थी। फिर नीकू की नजर उस सड़क के बाईं तरफ बने एक गहरे कुएं में गई तो उस कुएं के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी और नीकू को यह समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि कहीं ना कहीं इस कुएं के अंदर से जो आवाजें आ रही है वो कोई नॉर्मल आवाज नहीं बल्कि शैतानी शक्तियों द्वारा बिछाया गया कोई भारी जाल ही होगा। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनते ही नीकू के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। दरअसल इस बार उसे अपने पीछे की तरफ से किसी की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी और जब वो पीछे पलटा तो उसने देखा कि एक कार जिसके अंदर एक अकेला शख्स बैठा हुआ था वो गाड़ी का हॉर्न देते हुए नीकू को वहां से हटने का इशारा कर रहा था। उस गाड़ी के साथ उस आदमी को देखते ही नीकू को एक उम्मीद नजर आई। वो जल्दी से उस गाड़ी के पास पहुंचा और विंडो को नीचे करने का इशारा करने लगा और इशारा पाते ही उस आदमी ने गाड़ी की विंडो को नीचे गिराया। लेकिन जब नीकू ने उस आदमी के शरीर को देखा तो नीकू का पूरा बदन एक बार फिर एकदम से हिल उठा। नीकू तत्काल पीछे पलट गया और वहां से भागते हुए वापस किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगा। लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं था, क्योंकि वह पैर कटा हुआ इंसान एकदम से गाड़ी से नीचे उतर गया। दरअसल उसकी आंखों की जगह 2 पुतलियां नजर आ रही थी और वो अपनी डरावनी और तिरछी आंखों के साथ नीकू का पीछा करने लगा। मगर अब नीकू भी घबरा गया था कि इस समय उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह माया नगरी पूरे तरीके से मायावी बन चुकी थी। जिस तरफ नीकू के कदम पड़ते तो उसी जगह पर नीकू को काली शक्तियों से सामना करना पड़ता। नीकू पूरी तरीके से टूट चुका था और अब वह अपनी जिंदगी जीने की सारी उम्मीदें भी छोड़ चुका था कि तभी उसके गले में मौजूद वह माला एकदम से चमकने लगी जो उसने भगवान शिव के मंदिर से खरीदी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन नीकू को ऐसा लग रहा था मानो ये माला ही उसके लिए एक जीवन दान साबित हो सकती है। लेकिन उसे सोच ही नहीं रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और फिर अचानक उसे उस सड़क के बाईं तरफ एक बूढ़ा बैठा हुआ दिखा जिन्होंने अपने हाथ में एक लोटा ले रखा था। उस लोटे को तो देखकर ऐसा ही लग रहा था मानो ये कोई तपस्वी बाबा है। लिहाजा इस बार नीकू ना चाहते हुए भी उस बूढ़े बाबा के पास पहुंचा और हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करने लगा कि मैं इस माया नगरी में फंस गया हूं और अब मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। नीकू की बात सुनने के बाद वह बाबा अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट देते बोले, बेटा वैसे तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता ये है कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें एक आरक्षित नामक स्थान तक पहुँचना है और उस स्थान तक पहुँचने के बाद तुम्हें एक बस नजर आएगी और तुम किसी भी तरह उस बस के अंदर दाखिल हो जाना और फिर वो बस तुम्हें एक सही जगह पर छोड़ देगी। फिर क्या था, नीकू अपनी बाइक को वहीं छोड़ते हुए उस स्थान पर पहुंच गया जिस स्थान के बारे में उन बाबा ने बताया था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे काफी खतरों से सामना करना पड़ा, क्योंकि जब वो उस गेट के अंदर पहुंचा तो उसे एक बड़ी ही भयानक और काली परछाई नजर आई। मगर उसने हिम्मत जुटाई और किसी तरह वहां से निकल गया। शायद इसी वजह से अभी तक उसकी सांसें चल रही थी और अब वो उसी बस के इंतजार में था जिस बस के बारे में उन बाबा जी ने बताया था। लिहाजा थोड़ी ही देर के बाद एक बस उस जगह में दाखिल हुई और वहां पर पहुंचने के बाद नीकू जल्दी से उस बस के अंदर बैठ गया। बस के अंदर सब कुछ एकदम खामोश लग रहा था, लेकिन जब नीकू की नजर उस बस में लिखे हुए एक नाम पर पड़ी तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। दरअसल उस बस के अंदर जय भोले बाबा का नाम लिखा हुआ था, जिस वजह से उसे ये समझते देर नहीं लगी कि यह बस कोई भूतों की बस नहीं है। वो उस बस के एक कोने में चिपक कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें बंद होने लगी, क्योंकि अब नींद का आक्रोश उसके ऊपर सर चढ़कर बोल रहा था। तकरीबन 5 मिनट बीत जाने के बाद नीकू की आंख लग गई और जब तक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अब अपनी बाइक के साइड में पड़ा हुआ था और इस समय वो उस पुल के ऊपर था जो उस माया नगरी के दूसरे छोर पर बना हुआ था। रात के तकरीबन 3:30 बज चुके थे। अंधेरा भी काफी जोरदार अंदाज में छाया हुआ था, मगर उसके तुरंत बाद ही नीकू झट से उठता हुआ वहां से निकल गया।
नीकू वहां से तो निकल गया, मगर उसके मन में आज भी एक बात ये खटकती है कि वो मायानगरी कहाँ स्थित है और वो बाबा कौन थे। क्या भगवान शिव के कोई अवतारी थे या फिर कोई और? सवाल काफी थे उसके मन में, लेकिन आज तक उनका कोई भी जवाब उसे मिल ही नहीं पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।